नमस्कार। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो आइए अब फूल कुमारी का सेकंड पार्ट सुनते हैं कि क्या उस मंत्री के बेटे को फूल कुमारी मिली। तो सुनिए। अब उसने सोने की असरफियाँ जो 4-6 थीं वो सब ले ली मंत्री के बेटे से। उसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं बचा था, लेकिन वो उस जंगल से बाहर भी नहीं निकल पा रहा था। फिर वापस आ गया, कहने लगा, बाबा अब मेरे पास सोने की अशर्फी नहीं है। बाबा ने कहा, ठीक है, तुम्हारे पास घोड़ा तो है। उसने घोड़ा भी ले लिया। फिर आया, कहने लगा, आज तो घोड़ा भी नहीं है। कहने लगा, बेटा कोई बात नहीं, तुम्हारे पास जो तुमने वस्त्र पहन रखे हैं बहुत कीमती हैं, वस्त्र दे देना। उसने उसके कुछ वस्त्र भी दे लिए। लेकिन वो उसी जंगल के अंदर घूमता रहा। इतना रहस्यमय जंगल था कि उसको रास्ता नहीं मिल रहा था। अब उसके कपड़े भी नहीं थे उसके पास, तो उसने कहा, बाबा अब तो मेरे पास कपड़े भी नहीं हैं। उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, कपड़े नहीं हैं तो क्या हुआ, तुम्हारे पास तुम्हारे ये 2 नेत्र तो हैं। और उसने जो था उसकी एक बार में एक आँख ले ली। उसने अपने मित्र के कारण अपनी आँख भी दान कर दी। फिर उसने उससे दूसरी आँख भी ले ली। अब उस मंत्री के बेटे के लिए क्या दिन और क्या रात, वो सिर्फ जंगलों में भटकता रहा। उसको कई दिन हो गए, भूख प्यास से बेचैन। एक पेड़ के नीचे वो थक हार करके बैठ गया। अब उसके लिए तो ना दिन था ना रात थी, क्योंकि अंधेरा छा गया था उसकी दुनिया में। बस वहाँ बैठा हुआ था कि अचानक से उसको तोते की आवाज़ सुनाई दी। तो कहते हैं कि एक समय था जब पशु पक्षी सब मनुष्य की तरह बोलते थे। तो तोता बात उसी समय की बात है ये। तो तोता भी बार बार कह रहा था, पता नहीं आज मैना नहीं आई, पता नहीं मैना कहाँ रह गई, पता नहीं मैना कहाँ रह गई। यही वो बार बार कह रहा था। तो मैना भी आ गई। कहने लगा, क्या हुआ मैना, आज तुमने इतना समय कैसे लगा दिया। तो मैना ने कहा, क्या करूं, क्या बताऊं, राजकुमारी जब रोती तो इतनी रोने लगती, इतनी रोने लगती कि पूरी पुष्प वाटिका भर जाती है। कहीं मोतियों के ढेर, कहीं फूलों के ढेर, कहीं मोतियों के ढेर, कहीं फूलों के ढेर। कोषागार में मोती रखने की भी जगह नहीं बची है। महल भी पूरा मोतियों से भर गया है। और पुष्प वाटिका में तो फूल सड़ रहे हैं जहाँ तहाँ। हंसती है तो हंसती रहती है, उसको रुलाना पड़ता है, और रोती है तो फिर उसको हंसाना पड़ता है। मेरा तो यही काम है कि उसको हंसाऊं, खुश करूं, रुलाऊं, खुश करूं। कहने लगा, अच्छा। कहने लगी, मैं लेकिन ये सोचती हूँ कि जिस दिन राजकुमारी का विवाह हो जाएगा तब वो फूल कुमारी कहाँ से आएगी, तब कैसे होगा। तोते ने कहा, भाई विवाह तो होगा ही। तो ये सारी बातें मंत्री का बेटा उस पेड़ के नीचे बैठा हुआ सुन रहा था। तो उसने नीचे से आवाज़ दी, भाई आप लोग मेरी आवाज़ सुन रहे हो तो मेरी बात सुनो। मैं निपट अंधा हूँ, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता, मेरे पास वस्त्र भी नहीं है, और मैं काफ़ी समय से इस जंगल के अंदर भटक रहा हूँ। इस राजकुमारी की मुझे तलाश है, मैं इसकी ही तलाश में निकला था और आज इस हालत तक पहुँच गया हूँ। जब तोते ने और मैना ने उसकी बात सुनी तो उन्होंने कहा, ठीक है, तुम इसी पेड़ के नीचे ढूंढो, हमारी बीट तुम्हें ज़रूर मिलेगी। उसको घिस करके अपनी आंखों से लगाओगे तो तुम्हारे नेत्रों की रोशनी वापस आ जाएगी। उसने खैर ढूंढ ढांड करके बीट को हाथ पर घिसा और घिस करके अपनी दोनों तरफ आंखों पर लगाया, तो उसकी दोनों आंखें वापस नज़र आ गई। उसको सब कुछ दिखाई देने लगा। कहने लगा, मैं देख सकता हूँ। ऐसा कह कर के बहुत खुश हुआ, बहुत खुश हुआ। तोता और मैना नीचे आए। कहने लगे, अब कुछ सुनाओ, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, क्या तुम्हारी परेशानी है। उसने कहा, भाई मैं 7 समुद्र पार से आया हूँ। मेरे जो महाराज हैं उनका एक बेटा है, वो मेरा मित्र है।
उसको ये राजकुमारी सपने में दिखाई दी, मतलब उसने पूरी बातें उनको बताई। कहने लगी मैना कि ठीक है, तुम मेरे साथ चलो, मेरे पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें उस राजकुमारी को दिखाती हूँ। है तो ऐसी ही राजकुमारी, क्या पता और कोई हो। तो वो जो थी उसकी पीठ पर बैठ गया और मैना उड़ करके चली गई। तोते से बोली कि मैं अभी आती हूँ, मैं इनको एक बार राजकुमारी के दर्शन करा दूँ और उसके बाद मैं वापस आ जाऊँगी। उसने उसे पुष्प वाटिका में ले जा कर के छुपा दिया पेड़ों के पीछे। कहने लगी यहीं से देखना, तुम सामने मत आना। कहने लगा ठीक है। पहले उसने उसे राजमहल से कुछ वस्त्र ला कर दिए। कहने लगी इन वस्त्रों को पहन लो। उसने वस्त्र पहने और छुप करके पेड़ों की ओट से वो देखने लगा। थोड़ी देर बाद ही मैना और राजकुमारी दोनों चलते हुए आए। मैना ने कहा राजकुमारी, कोई सुंदर सा राजकुमार तुम्हें सफ़ेद घोड़े पर बैठ कर के 7 समुद्र पार से शादी करने के लिए यहाँ आएगा तो तुम्हें कैसा लगेगा? राजकुमारी बोली कि बहुत अच्छा लगेगा। और ऐसा कह कर के वो हंसने लगी तो उसके फूल ही फूल गिरने लगे। मैना बोली कि राजकुमारी, अगर जो तुम्हारी विदाई होगी और तुम यहाँ से चली जाओगी तो तुम्हें कोई भी देखेगा नहीं, किसी से तुम्हारी बात तक नहीं होगी, सब बिछड़ जाएंगे, तुम्हारे पिता, तुम्हारी सहेलियाँ। तो वो जो थी फिर रोने लगी। कहने लगी कि हाँ ये तो है, मैं कैसे आऊँगी, कैसे बात होंगी। और ऐसा कह कर के वो रो करके जब रो रही थी तो उसकी आंखों से मोती गिरने लगे। मोती गिरने के बाद मंत्री के बेटे ने देखा कि वहाँ मोतियों का ढेर लग गया। अब मैना बोली अच्छा रोवो मत, चलो वापस चलते हैं। और दोनों मैना और राजकुमारी वापस महल में चले गए। महल में जाकर के राजकुमारी को उसने छोड़ दिया और वापस आई। मंत्री के बेटे से उसने पूछा क्या ये वही राजकुमारी है जिसकी तलाश में तुम 7 समुद्र पार आए हो? कहने लगा हाँ ये वही राजकुमारी है, अब मेरी मंजिल मुझे मिल गई है। कहने लगी ठीक है, चलो मैं तुम्हें राजा से मिलवा देती हूँ, राजा से बात कर लेना और फिर आगे की बात चल जाएगी। मैना मंत्री के बेटे को राजमहल में ले गई और उसने वहाँ के राजा से उसको मिलवाया। राजा ने कहा ठीक है, राजगुरु को बुलाया। तो राजगुरु ने जब फूल कुमारी की जन्मपत्री देखी तो उन्होंने कहा कि इसके भाग्य में 7 समुद्र पार जाना लिखा है, इसे कोई 7 समुद्र पार से ब्याहने के लिए आएगा और इसका विवाह वहीं होगा। कहने लगे ठीक है, लेकिन हमारे पास निमंत्रण आया है गुरुदेव, आप कहें तो हाँ करें। गुरुदेव ने कहा क्यों नहीं, शुभ मुहूर्त है, आप हाँ कर सकते हो। अब राजकुमारी का विवाह तय हो गया। राजा ने मंत्री के बेटे से कहा कि तुम जाओ और अपने महाराज से कहो कि वो बारात लेकर अति शीघ्र आए हमारी बेटी को ब्याहने के लिए। उसने कहा ठीक है, लेकिन एक काम करना, जब उधर से बारात आए तो पानी के जहाज के रास्ते बारात लाना, 6 महीने लग जाएंगे और तुम भी अब वैसे ही जाना, अन्यथा तुम्हें काफ़ी समय लग जाएगा। क्योंकि मंत्री के बेटे को यही नहीं पता चला कि उसे कितने महीने गुजर चुके हैं। अब वो वापस जाने की तैयारी करने लगा। मंत्री का बेटा वापस चला गया। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। जब मंत्री का बेटा वापस पहुंचा और अपने नगर पहुंचा तो उसने वहाँ के राजा से सबसे पहले मिला, अपने पिता से मिला और महाराज को सारी बातें बताई। कहने लगा महाराज, वो लड़की मुझे मिल गई है और मैं विवाह का निमंत्रण लेकर आया हूँ। वहाँ के राजा से मेरी बात हो गई है, उन्होंने ये चिट्ठी आपके नाम दी है। उसने सब विवाह की तारीख सब कुछ लिख करके, राजपुरोहित ने सब कुछ तैयार करके उस चिट्ठी को भेजा था। राजा बहुत खुश हुए और उन्होंने कहा जल्दी से जल्दी अतिशीघ्र शादी की तैयारी करो। और वहाँ से जो था बारात चलने लगी। राजा का बेटा फूला नहीं समाता था कि अरे वाह, जिस लड़की को उन्हें सपने में देखा
ये वही लड़की उसे मिल रही है, ये उसे विश्वास भी नहीं हो रहा था। अब आगे मैं कहानी को तो यहीं रोकती हूँ, 2 भाग सुना चुकी हूँ। तीसरे भाग में देखिए क्या होता है। शादी तो ज़रूर होगी, लेकिन किससे होती है, वो राजकुमारी उसे मिलेगी या नहीं। यदि आप इसके बारे में कुछ जानते हैं तो कमेंट्स में लिख करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद।